हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारी सेज एकेडमी में। और आपका फिर से स्वागत है किसमें, हमारे एक इनिशिएटिव में जिसका नाम रखा था हमने इंडियन पॉलिटी बेसिक्स टू एडवांस। तो हमने जैसे कि लास्ट वीडियोस में देखा था कि हमने जो अभी जो पढ़ा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब इसको देख चुके होंगे और आपने इसको अच्छे से गेन भी किया होगा। तो चलिए, आज का जो नया टॉपिक है वो हमारा हुआ हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स के ऊपर। तो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स में जानना क्यों जरूरी है। एक्चुअली जब भी हम किसी की चीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हमें हिस्ट्री बैकग्राउंड पता होगा तो उसका प्रेजेंट समझने में आसानी होगी। तो चलिए, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, वो एक प्रिक्वेसर है ऑफ न्यू रेनेसा। किसका? न्यू रेनेसा। तो सर, ये रेनेसा क्या होता है? कुछ लोग इसे रेनेसांस भी बोलते हैं, हम बोलते हैं न्यू रेनेसा। इसका मीनिंग होता है रीबर्थ। क्या मतलब होता है? रीबर्थ। एक्चुअली अगर वैसे तो ये हिस्ट्री के टॉपिक में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में, इसके डिसिप्लिन में। बट अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो याद रखना कि हम हमेशा पॉलिटी को कुछ इन भाग्स में बांटते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम अरिस्टोटल प्लूटो के टाइम की बात करते हैं, बिफोर जीरो, जो हम बीसी की बात करते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आफ्टर क्रिश्चियनिटी के बाद की बात करें तो 5th सेंचुरी में जब रोमन एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था यूरोप के अंदर, तो तब हमारे यहाँ पे एक रिलीजन बेस आ गया था। वी कैन से प्रिसाइजली एज ऑफ रिलीजन। एज ऑफ रिलीजन, ये एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, एज ऑफ रिलीजन। तो 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक सेम ही चला। और जो 15th सेंचुरी में इनोवेशंस हुए, हम उसको बोलते हैं रेनेसा। ठीक है, रेनेसा मतलब रीबर्थ। तो रेनेसा की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं that we can say that, मैं साथ साथ लिख देता हूँ सब कुछ। it was we can say that it was a cultural it was a cultural and intellectual cultural and intellectual movement that emerged in, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यूरोप emerged in यूरोप between the 14th and 17th century। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या था, एक कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जो एमर्ज्ड हुई यूरोप में कुछ 14 और 17 सेंचुरी के बीच में। तो हम इसको मानते क्या है, एक्चुअली हम इसको करते हैं कि दिस मार्किंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट। क्या करता है सर? ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट किया इसने, किसमें? सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम मिडल एजेस टू मॉडर्निटी। ओके। तो जो आज का हम इनोवेशंस वगैरह देखते हैं, ये सब तभी शुरू हुए थे। ओके सर। तो सर, इसके की फीचर्स क्या होंगे? एक्चुअली अगर हम बात करें, आप सोचोगे इनको डिटेल में पढ़ाना, वो हम हिस्ट्री के डिसिप्लिन में ही पढ़ते हैं, हम पॉलिटी के हिसाब से पढ़ेंगे, ताकि हमें बस अ, हमें एक क्राइटेरिया पता हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक्स पता हो उनके। तो इसके की फीचर्स क्या होंगे? तो सर, इसके की फीचर्स क्या होंगे अगर हम बात करें की फीचर्स की, तो सबसे पहला की फीचर्स, लोग क्या करने लगे थे? इनोवेशंस की तरफ बढ़े थे। इनोवेशंस की तरफ बढ़े थे। एक्चुअली क्या था, मोनार्की होता था पहले। तो उसके बाद मोनार्की से लोग साथ साथ क्या हो रहा था कि दूसरे देशों में जैसे पेपर का इनोवेशन हुआ, पेपर के इनोवेशन से क्या हुआ, लोग प्रेस की तरफ बढ़े, फिर प्रिंटिंग की तरफ बढ़े, ऐसा सब चलता रहा और इन्होंने नए नए इनोवेशंस की तरफ अ, की बात की। इनोवेशंस में ओनली साइंटिफिक की बात नहीं कर सकते हम, कि अगर हम बात करें कि सिर्फ साइंटिफिक इनोवेशंस हुए,
इसमें साइंटिफिक डिस्कवरी के साथ साथ, इनोवेशंस के साथ साथ यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट भी आए ऐसे, जिन्होंने अपनी आर्ट से लोगों को बताया। ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें और क्या हुआ था, इसमें रिवाइवल हुआ। रिवाइवल किसका? इसमें रिवाइवल हुआ क्लासिकल लर्निंग का। ओके, किसका रिवाइवल हुआ? क्लासिकल लर्निंग्स का। और इसमें क्या हुआ था सर? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, इसी में एमर्ज हुआ, हम कह सकते हैं एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। सर व्हाट? एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है। वो एक्चुअली हम अलग से आइडियोलॉजी भी पढ़ेंगे, जैसे कि कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं, लिबरल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, रेवोल्यूशनरीज क्या होते हैं। वो भी सब इसी से ही जुड़ी हुई चीजें हैं, बट उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है सर। और सर, अब आपने बता दिया इसके की फीचर्स के बारे में कि इनोवेशंस हुई, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, आर्टिशंस इनोवेशंस, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, नेशन स्टेट। ठीक है, ये तो हो गया। तो सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हुआ होगा सोसाइटी पे। एक्चुअली हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो हुआ इसके ऊपर, तो अब जैसे हमने बात की है कि इसके ऊपर कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई। किसकी? कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई। और क्या हुआ? एक रेवोल्यूशन आई। सर कैसी रेवोल्यूशन? क्या लोगों को मारा गया? नहीं, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुई। क्या हुई? साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुई। और क्या हुआ सर? इंटेलेक्चुअल चेंज हुआ। इंटेलेक्चुअल चेंज किसमें? एजुकेशन में भी हुआ। लोग अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे अब एक नई नई कम्युनिटीज बनाने लगे, हम कह सकते हैं अपनी सिटीज बनाने लगे, अपने देश बनाने लगे, यूनिफिकेशंस होने लगे। इसी दौरान सब कुछ हुआ। ठीक है जी। तो ये था एक आपका रेनेसा के बारे में। तो और हम अगर पढ़ना हो तो हम एक सेपरेट वीडियो में इसके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इसका अ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है? तो जैसे कि हम बात करें कि हमने अभी क्या कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो एक न्यू रेनेसा की बात करता है। सर न्यू रेनेसा की बात क्यों करता है? न्यू रेनेसा की बात इसलिए करता है कि एक रीबर्थ हुआ, इंडिया का रीबर्थ हुआ। ओके। तो हम क्या हुआ किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हम कहते हैं कि इंडिया का रीबर्थ हुआ 1947 में। ओके, ठीक है जी। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो आज देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारा जो बन के रेडी हो चुका था और उसको हमने अडॉप्टेड किया। तो उसको हमने अडॉप्टेड किया 26 नवंबर 1949 को। और कुछ इसके प्रोविजंस थे। एक्चुअली ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ये कौन से प्रोविजंस फॉलोइंग, अगर वो एमसीक्यूज में पूछ ले कि बताइए पहले कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर लिए गए थे, अडॉप्ट कर लिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आपको वो सब याद रखने पड़ेंगे। अगर हम बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, Article 379, Article 380, Article 388, 391, 392, 393 एंड 394। ये पहले ही अडॉप्ट कर लिए गए थे। कब अडॉप्ट किए थे? 26 नवंबर 1949 को। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो इफेक्टिव हुआ, जो हम कह सकते हैं कि एनफोर्स्ड हुआ, या फिर इफेक्टिव डेट कौन सी थी तो सब जानते ही हैं, 26 जन 1950। 26 जन 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है जी। तो क्या हमारी कंट्री हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कैसे गवर्न होती थी? क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ ब्रिटिश रूल था तो एक अनरिटन टाइप कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उससे वो गवर्न कर रहे थे? नहीं। तो हम कैसे गवर्न हो रहे थे? तो अगर हम बात करें बिफोर एडवेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हम जो इंडिया वॉज गवर्नड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कौन सा? 1935। आई थिंक आप सबको ये पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को।
सर तो इस एक्ट में ऐसा क्या था, तो चलिए आज हम इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो 1935 एक्ट में ऐसा क्या था, तो अगर मैं यहाँ पे हेडिंग डालूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है जी। तो सबसे पहले इस एक्ट में हमने जो देखते हैं मेनली, इसमें हम देखते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। हम क्या देखते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब क्या है, एक सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं। ओके, और सर इसमें क्या था, और इसमें हम देखते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में, या ऑटोनॉमी बोल सकते हैं इसे। तो सर इसमें क्या था, तो इसमें क्या था कि ये कहते थे, ये मैनेज करते थे इस एक्ट के थ्रू देयर इंटरनल अफेयर्स। ओके, और क्या था सर इसमें, इसमें हम बात करते थे सेंट्रल लेजिस्लेचर की। किसकी बात करते थे, सेंट्रल लेजिस्लेचर की। ओके, तो इसमें क्या था, सेंट्रल लेजिस्लेटर विद टू हाउसेस कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। जैसे आज लोकसभा राज्यसभा होता है, ऐसे ही था। एक सेनेट था, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेनेट था और दूसरा क्या था, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है जी। और इसमें क्या था, इसमें एक और प्रोविजन हम बात करते हैं, वो करते हैं हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। किसकी बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल काउंसिल की। तो सर ये क्या था, तो ये क्यों बनाई गई थी, और ये क्या था, ये बनाई गई थी क्या करने के लिए, टू असिस्ट द गवर्नर जनरल, टू असिस्ट गवर्नर जनरल इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में किसको हेल्प करती थी, गवर्नर जनरल को। ओके, तो सर उसमें और क्या था सर, एक जुडिशरी भी आता है इसमें। तो हम ये जुडिशरी को भी नहीं भूल सकते कि इसमें एक जुडिशरी भी आता था। जुडिशरी में क्या किया था, इन्होंने स्टेब्लिश किया था एक सुप्रीम कोर्ट को, जो पावर करता है इंटरप्रेट द वो जो रूल एंड रेगुलेशन थी, वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑन एजुकेट द डिस्प्यूट्स, और ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो आज भी हम देखते हैं, सब वो था। ओके ठीक है सर, तो सर इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या था, किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। अब इसका सिग्निफिकेंस बताएं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्निफिकेंस। तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यही था, ये फेडरलिज्म, फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। किसकी बात करता है, डिसेंट्रलाइजेशन की। ओके, तो सर ये फेडरलिज्म डिसेंट्रलाइजेशन, देखो बच्चों अभी तो मैं समझा नहीं पाऊंगा फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि एक बहुत ब्रॉडली समझाना पड़ेगा, काफी बड़ा है ये। तो वैसे बता देता हूँ कि इसके लिए हम सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। फेडरलिज्म जब लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करता है, ठीक है जी, और डिसेंट्रलाइजेशन पावर शेयरिंग की बात कर रहा है, ठीक है। अगर हम मैं क्वेश्चन दूं कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर 1992 में कौन से वो अमेंडमेंट एक्ट थे जिनके थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन देखा गया और इन्होंने स्ट्रेंथन किया हमारी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को, इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। 1992 में कुछ अमेंडमेंट एक्ट आए थे जिसने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया, ठीक है जी। तो सिग्निफिकेंस हो गए, की फीचर्स हो गए इसके, तो और क्या, तो इसका क्रिटिसिज्म भी होगा, बिल्कुल हुआ। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिससे कि ब्रिटिश कुछ पावर स्पेशल इंजॉय करते होंगे। हाँ जी बिल्कुल था, सबसे पहले क्या था, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन था। क्या था, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या कि उनको डायरेक्ट इलेक्शंस प्रोवाइड नहीं किए गए थे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें क्या था, एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन था, नो डायरेक्ट इलेक्शन थे इसमें। ओके, और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज नहीं थी, और पार्टिसिपेशन भी नहीं था। ओके, और इसमें क्या था, इसमें और क्या किया गया था, पावर को वेस्टेड पावर, अगर वेस्टेड पावर्स की बात करें
तो इसमें सिग्निफिकेंटली अगर बात करें, सिग्निफिकेंटली पावर इन द किसमें, गवर्नर जनरल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही थी। ओके, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो इन्होंने बनाई थी, जो ये दिखाई दे रही थी हमें, वो सिर्फ दिखाने की ही थी, कि हम कह सकते हैं कि वो एक लिमिटिंग लिमिट में थी एक। ठीक है जी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, इसमें रिजर्वेशन की बात की सर, वो रिजर्वेशन नहीं जो आज हम देखते हैं, रिजर्वेशन ऑफ पावर्स की बात की गई थी। रिजर्वेशन ऑफ पावर्स की बात की गई थी सर, वो क्या था, रिजर्व की गई थी कुछ स्पेशल पावर्स, किसके लिए, फॉर द ब्रिटिश क्राउन। ओके, ब्रिटिश क्राउन एंड वी कैन से, एंड की जगह हम लिख सकते हैं फॉर द ब्रिटिश क्राउन अंडरमाइनिंग इंडियन सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है जी, ये स्पेशल पावर ब्रिटिश क्राउन के लिए भी रिजर्व करके रखी गई थी। ठीक है सर। तो सर अगर हम एक शॉर्ट उसमें बोलना चाहें, एक छोटी सी समरी बनाकर बोलना चाहें, तो हम क्या कह सकते हैं, चलिए तो हम कह सकते हैं, इन शॉर्ट, बिफोर 1947, बिफोर 1947, आजादी से पहले, द इफेक्टिव पावर, द इफेक्टिव पावर एंड कंट्रोल एंड control over the Indian administration, the Indian administration lies with the Secretary of State, the Governor General and governors। तो सर इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, तो हम सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं, इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल प्रोसेस वाज मिनिमल, बहुत ही मिनिमम था इंडियन का पार्टिसिपेशन। तो सर इसी वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ पे डिमांड हुई। सर किस चीज की डिमांड हुई, इस यहाँ पे डिमांड हुई फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। किसका, एक इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। इसी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया क्या, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। क्या किया गया, अगर मैं यहाँ पे आपको फुल स्पेलिंग लिख के दूं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन किया गया। सर ये क्या था, अगर हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें, सबसे पहले इनको क्या काम दिया गया था, टू ड्राफ्ट, टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, जो कि किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेयर के बिना होगा। ठीक है, ये हमारे जब फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की गठन चल रहा था, तो तब उन्होंने बयान दिए थे। ठीक है जी। तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में जानेंगे। एक्चुअली हम इसके बारे में काफी अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है जी, तो याद रखना। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक्स की बात करें, तो इसमें क्या था, ये एक गैदरिंग थी, क्या था ये, गैदरिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है जी, ये फॉर्म हुई थी, अगर हम बात करें, ये फॉर्म हुई थी, ये 1946 में, ये फॉर्म हुई थी 1946 में। एक्चुअली क्या था कि जब 1946 में हुई थी, तो इसमें कुछ 389 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स, 389 मेंबर्स थे। ठीक है, बाद में पार्टीशन के बाद इसमें 299 मेंबर रह गए, वो हम आराम से पढ़ेंगे जब हम प्रीएम्बल वगैरह पढ़ने से उससे पहले हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, जो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे कुछ। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो सर अगर हम बात करें, सबसे पहले तो यही था कि इन्होंने क्या करना था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था। ठीक है, फॉर किसके लिए, फ्री इंडिया के लिए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने इस्टेब्लिश करना था क्या, अ सोवरेन स्टेट। क्या करना था, सोवरेन स्टेट की बात करनी थी। ठीक है,
और क्या कर रहे थे, ये प्रमोट कर रहे थे। तो याद रखना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ये प्रमोट कर रहे थे क्या, डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्यों, क्योंकि तब हो रहे थे कॉम्युनल वायलेंस। कॉम्युनल वायलेंस क्यों हो रहे थे, ब्रिटिश की पॉलिसीज को लेकर, कि ब्रिटिश क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स खेलते थे। और हम कह सकते हैं कि वो क्या करते थे, वो लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलते थे, जिससे कि हमें जरूरी था एक सेकुलरिज्म को लेके आना। ठीक है जी। तो हम अगर इनकी बात करें, इसका की कंट्रीब्यूशन क्या था, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो की कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो की कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले इन्होंने प्रियम्बल की बात करता है ये, एक प्रियम्बल था। प्रियम्बल ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे इसको, एक अलग से एक अलग वीडियो बनेगी इसके ऊपर। तो वैसे अगर हम बात करें प्रियम्बल है क्या, ये फिलोसफी बताता है हमारे डॉक्यूमेंट्स की, एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट्स की, कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं, वो क्या बताता है, इसके मिशंस के बारे में बताता है, उसके वैल्यूज के बारे में बताता है, उसकी फिलोसफी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आगे जाकर इंडिया कैसा होने वाला है, या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होने वाला है। ठीक है। इन्होंने फंडामेंटल राइट्स की भी बात की, जो इनका कंट्रीब्यूशन था फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हम बात करें तो इक्वालिटी की बात की इन्होंने, फिर इन्होंने फ्रीडम की बात की और जस्टिस की बात की। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई थिंक आपने कक्षा 9 में सबने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, जरूर बताना। फिर उन्होंने डीपीएसपीस की बात की, डीपीएसपीस की बात की। डीपीएसपीस क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सर ये क्या है, एक्चुअली क्या गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस किस चीज के लिए, गाइडलाइंस फॉर एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। कैसा सर, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये स्टेट प्रोवाइड करता है, वेलफेयर स्टेट की भी बात करता है ये। ओके, फिर उसके बाद क्या किया सर इन्होंने, इन्होंने बात की सर फेडरल स्ट्रक्चर की। तो एक चीज याद रखना, फेडरल स्ट्रक्चर में इस्टेब्लिश किया इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग स्टेट। किसकी बात की, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सॉरी मैंने स्टेट बोल दिया था, स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट रहेगी वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है जी। और लास्ट में इन्होंने एक बात की किसकी, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंडिपेंडेंट। आई थिंक आपके मन में आ गया होगा मैं क्या लिखने वाला हूँ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, जो मैंने बताया था मेन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, जुडिशरी जो क्या करता है, वो रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करता है। क्या करता है, रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करता है। और क्या करता है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करता है। ये कौन बात करता है, हमारा जुडिशरी बात करता है। तो सर इसमें सिग्निफिकेंट डिसीजन क्या थे सर इनके, ये भी बात आ सकती है। तो जैसे अगर हम बात करें सेकुलरिज्म की बात करें, तो ये सेकुलरिज्म था जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात की गई। रिपब्लिक, रिप्लेसिंग द ब्रिटिश मोनार्की। मोनार्की क्या होता है, एक एब्सोल्यूट किंग की बात करता है, वो जो अपनी पावर शेयर नहीं करता किसी के साथ। फिर इन्होंने बाइलिंगुअल सिस्टम की बात की। बाइलिंगुअल सिस्टम की बात कैसे सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिबेट था हिंदी और इंग्लिश का कि क्या होना चाहिए, तो इन्होंने बाइलिंगुअल सिस्टम में हिंदी और इंग्लिश बोथ रखा। ठीक है जी। तो ये कुछ इसके सिग्निफिकेंट डिसीजन थे। तो चलिए, आई थिंक वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, तो हम इतने एक शॉर्ट में ही रखेंगे, ज्यादा 10 से 15 मिनट तक की वीडियो मैं ट्राई करूंगा बनाने की। तो चलिए पार्ट 2 में मिलते हैं हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव के। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा जो जो स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब बीए में हम कह सकते हैं एमए में पढ़ रहे हैं, तो उनको जरूर शेयर कीजिए। वैसे भी हमारा एम है कि हर एक डोर स्टेप तक एक डिटेल्ड वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।